हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़े हैं। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल की अगर बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। कह सकते हैं आप इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेके इब्राहिम लोदी के जब अंत होता है तब तक के शासनकाल को आप दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि दिल्ली जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेके जब मुगल काल प्रारंभ होता है, इन बीच के समय अवधि पे इस बीच के समय अवधि को आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत कहते हैं। इतने लंबे समय अवधि के बीच में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन करते हैं। एक बार वो 5 वंश कौन कौन से थे उनके नाम जान लेते हैं और उनका क्रम जान लेते हैं। अगर कभी एग्जाम में आए तो उससे क्वेश्चन गलत ना हो। उनका क्रम था और वे कौन कौन से वंश थे चलिए जानते हैं। उनका जो पहला वंश था, जो दिल्ली सल्तनत जो पहले वंश शासन करता है वो होता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश होता है, उसके बाद तुगलक वंश होता है, उसके बाद सैयद वंश होता है और अंत में देखा जाए तो लोधी वंश जो दिल्ली सल्तनत पे शासन करता है। सबसे अंतिम वंश कौन था? लोधी वंश था। इस प्रकार ये 5 वंश थे और इन 5 वंशों के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इन अध्ययन के क्रम में हम लोग अभी तक देखा जाए तो गुलाम वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। गुलाम वंश से संबंधित आपको जितनी भी जानकारी दी गई है वे आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप उन जानकारियों को बार बार रिवीजन करते रहिए ताकि अगर आगामी परीक्षाएं जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, चाहे वनडे दे रहे होंगे चाहे जो भी दे रहे हो, उसमें क्वेश्चन आए तो उससे गलत ना हो सके, इस वजह से उसको रिविजन करते रहिए। उसके साथ हम लोग अब जो खिलजी वंश पढ़ रहे थे, खिलजी वंश के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो खिलजी वंश का अंत के या कह सकते हैं जो लास्ट के शासक होते हैं उनके बारे में रहेगी, और साथ ही साथ खिलजी वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आगामी जो विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हुए हैं। और दूसरा जो हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़े थे, इसके कार्यकाल की बात की जाए तो खिलजी वंश का कार्यकाल कितना है? 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। आपको ये भी बताया गया था कि दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा वंश था जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम वर्ष तक शासन करते हैं। उसके साथ ही साथ इन्होंने अपने शक्ति के दम पे दिल्ली पे राज करते हैं। जब तक ये शक्तिशाली रहते हैं तब तक ये दिल्ली की बागडोर संभालते हैं। जैसे ये कह सकते हैं कि कमज़ोर पड़ते हैं, इनके ऊपर दूसरा वंश हावी हो जाता है, कह सकते हैं कि दूसरा वंश ने शासन करना प्रारंभ करते हैं। और हम लोग जो इसमें कह सकते हैं खिलजी वंश में जो सबसे पराक्रमी शासक थे या कह सकते हैं जिन्होंने साम्राज्य विस्तारवादी नीतियाँ अपनाई थी वे थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात देखा जाए तो खिलजी वंश का पतन प्रारंभ होने लगा था। उन्हीं के दौरान ही कह सकते हैं कि जो मुगल जो कह सकते हैं कि चंगेज खां के वंशज थे वे दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने लगे, और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही वे 6 बार आक्रमण करते हैं। ये था। और हम लोग अब कल की क्लास को एक बार रिविजन कर लेते हैं ताकि हम लोग आज की क्लास को कनेक्ट कर सकें, और कल की क्लास में जो कोई पॉइंट अगर हम लोग आज भूल गए हों या रिकॉल नहीं हो रहा हो उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे ताकि हमें वो चीज़ याद हो सके और आज की क्लास को हम एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ सकें। कल की क्लास में आपको बताया गया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अब आप गांव में रहते होंगे तो सुना होगा, नाम का असर काफ़ी पड़ता है। लेकिन आप सोचिए एक कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं, साथ ही साथ गुलाम वंश की स्थापना भी करते हैं। और एक ये खिलजी वंश में थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इनके कारनामे आपको तो पता ही है, इन्होंने क्या क्या करते हैं। इस वजह से नाम पे कोई असर नहीं होता है, जो भी होगा आपकी संगत होगा, आपकी जो परवरिश है और आप किसके संरक्षण में पल रहे हैं ये सब आपके डिपेंड करता है, और आपके डिसिप्लिन क्या है ये डिपेंड करते हैं। कल की क्लास में हम लोग कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में अध्ययन किए थे। इनका कार्यकाल बताया गया था 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक। आपको ये भी बताया गया था जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है उन्होंने अपने बड़े पुत्र जो थे सिहाबुद्दीन को राज सिंहासन पर आसीन करते हैं। उस समय उनकी आयु कितना थी? 6 वर्ष थी। सिहाबुद्दीन की आयु 6 वर्ष थी तब उन्होंने सिंहासन पर आसीन करते हैं। लेकिन जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था वो सेनापतियों से और दरबारियों के सहयोग से वह सिंहासन पर आसीन होता है, और अंत में जो सिहाबुद्दीन थे उनको ग्वालियर के किले में कैद करवा देता है, उन्हें अंधा करवाता है पहले, उसके बाद अंत में उनकी हत्या करवा देता है। ये था। उसके बाद सबसे जो इसके अश्लील हरकतें थी, आप कह सकते हैं कि जैसे जो गांव में या आपने सुना होगा बोलचाल की भाषा में जो एक लफुआ लड़का होता है, कह सकते हैं जो लफंगा लड़का होता है,
जो कारनामे उसके होते हैं सेम टू सेम वही कारनामे इस शासक के भी थे। उसको निर्वस्त्र महिलाएं और निर्वस्त्र पुरुष में ज़्यादा वह रुचिकर होता था। और साथ ही साथ उसके जो दरबार लगता था, कह सकते हैं जो प्रशासनिक विभाग होता था या जब भी दरबार संचालन होता था, उसमें वैश्याओं का, चापकारताओं लोग हो गया, ऐसे तमाम लोगों का उस दरबार में संगठन या कह सकते हैं संख्या अधिकतर होते गई। और राजा जो था सुरा सुंदरियों के शौकीन होने लगा। कह सकते हैं कि वह सुरा सुंदरियों पी के मस्त रहता था। उससे साम्राज्य से कोई भी लेना देना नहीं है, साम्राज्य में चाहे जो भी हो, वो बस केवल अपने अय्यासियों में व्यस्त रहता था। और इसी अय्यासी को एक इतिहासकार होते हैं जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में लिखते हैं इनके बारे में। ये कभी कभी निर्वस्त्र होकर राज दरबार में दरबारियों के बीच घूमता रहता था। ये इनके कारनामे थे। किस में लिखा गया? जियाउद्दीन बर्नी की किताब है तारीख फिरोजशाही, उसमें इनके बारे में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में, इनकी सभी अश्लीलताओं के बारे में लिखा गया है। और इतना अश्लील होने के बावजूद इन्होंने अपने आप को खलीफातुल्लाह की उपाधि भी देते हैं। कौन सी उपाधि? खलीफातुल्लाह की उपाधि भी देते हैं। ये था कल की क्लास में। अब हम लोग आज की क्लास को देखते हैं कि जब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु होती है उसके बाद अगला शासक कौन होता है? अगला शासक होते हैं खुसरो। अगले शासक होते हैं खुसरो शाह। कौन होते हैं? खुसरो खुसरो शाह। इनका शासनकाल होता है 15 अप्रैल 1320 ईस्वी से लेके 15 अप्रैल 1320 से लेके 7 सितंबर 1320। ये था इनका कार्यकाल। किसका था? खुसरो शाह का। खुसरो शाह देखा जाए तो जो खुसरो शाह थे ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के कार्यकाल में शहीद लेते थे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी खिलजी के शासनकाल में ये वजीर पद पे नियुक्त किए। किस पद पे? वजीर पद पे नियुक्त किए। वजीर पद पर नियुक्त थे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में किस पद पे नियुक्त थे? ये वजीर पद पे नियुक्त होते हैं। और इनकी सबसे खास बात थी ये, जब उस समय इस्लाम कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म अपने चरम पे था, तो ये इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। कह सकते हैं कि ये हिंदू परिवर्तित है। आप इनको कह सकते हैं कि ये जो थे हिंदू धर्म से परिवर्तित। अगला पॉइंट यहाँ लिख दे रहे हैं, हिंदू धर्म से परिवर्तित हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान थे। क्या थे? मुसलमान थे। ये इनके बारे में कहावत कही जाती, इनके बारे में ये कहा जाता है, यही चीज़ इनके पतन का कारण भी होता है। कह सकते हैं इनकी मृत्यु में यही इनका एक ये कारण होता है। कौन थे? खुसरो शाह कौन थे? देखा जाए तो जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी थे उनके शासनकाल में ये वजीर पद पे थे। और इसी के साथ साथ ये जब इस्लाम धर्म कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में इस्लाम अपने चरम पे था, तो उस समय ये हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं। उसके बाद ये अगला शासक होते हैं या कह सकते हैं कि बागडोर संभालते हैं, या उस समय जो वजीर पद पे थे ये तब थे। और इन्हीं के शासनकाल में मंत्री एक खलवत और मजलिस, इन्हीं के शासनकाल में आप कह सकते हैं कि मजलिस एक खलवत। कौन थे? मजलिस एक खलवत। मजलिस एक खलवत। ये खलवत और मंत्री एक खलवत थे। मंत्र एक खलवत। इन्हीं के शासनकाल में ये दो वजीर थे। किसके शासनकाल में? खुसरो शाह के शासनकाल में ये दो वजीर थे। कौन थे? मंत्री एक मजलिस एक खलवत
और मंत्री खलवत, ये 2 वजीर थे इनके शासनकाल में। खुसरो शाह के शासनकाल में वजीर कौन था? मजलिस ए खलवत और मंत्री ए खलवत, ये 2 वजीर होते हैं। उसके साथ ही साथ जो खुसरो शाह थे, खुसरो शाह जो थे उन्होंने अपने आप को जो उपाधि धारण की थी, उनकी उपाधि थी, इन्होंने अपने आप को उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण? इन्होंने अपने आप को पैगंबर का सेनापति नियुक्त किया था। क्या कहते हैं? अपने आप को पैगंबर का सेनापति अपने आप को नियुक्त कर देते हैं। और सोचिए, जिनके शासनकाल में कह सकते हैं, जो इनके राजा थे, इनके शासन से, इनके कार्यकाल से पहले जो होते थे, कुतुबुद्दीन मुबारक था, उन्होंने अपने आप को खलीफातुल्लाह की उपाधि धारण किया। और ये अगले जो शासक होते हैं, हिंदू धर्म से परिवर्तित इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले, इन्होंने अपने आप को पैगंबर का ही सेनापति नियुक्त कर लेते हैं। इस तरह के ये दोनों कह सकते हैं जो उस समय के शासक थे और ये उनके वजीर थे, ये दोनों इस तरह की उपाधियां धारण करते हैं। इसके साथ ही साथ इनके अंत का कारण जो देखा जाए तो खुसरो शाह के अंत का कारण क्या था? जो उस समय तुर्क सरदार थे, कह सकते हैं तुर्क लोग थे, तुर्क लोग इसका जो विरोध कर रहे थे, तुर्क लोग जो इनका विरोध कर रहे थे, इनके बारे में कहते हैं, तुर्क लोग इनके प्रति नारा देते हैं। तुर्क लोग नारा देते हैं, क्या नारा देते हैं इनके बारे में? जो खुसरो शाह है, इस्लाम का शत्रु है, और इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। ये चीज़ तुर्कों ने कहते हैं, जैसे कह सकते हैं कि ये तो ये धर्म परिवर्तन करने के पश्चात इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं। लेकिन जो पहले से कह सकते हैं कि सुल्तान होते हैं, जो पहले से इस्लाम को स्वीकार किए रहते हैं, वो उनको कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि वजीर या अगला शासक नियुक्त नहीं करते। इसी वजह से जो तुर्क लोग थे, या कह सकते हैं जो तुर्क सेना थे, वो इनसे विरोध कर रहे थे, क्योंकि पहले तो ये मूल इस्लाम धर्म के नहीं थे। इसी वजह से जो तुर्क सरदार थे वे इस्लाम धर्म के थे। इसी वजह से उन्होंने नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है, या इस्लाम का ये शत्रु है। इस वजह से इन्होंने ये कहा था। उसके साथ ही साथ ये हिंदू धर्म ये कह सकते हैं कि जैसे पहले इनका जो मूल धर्म था वो हिंदू धर्म था। इसी वजह से इन्होंने अपने दरबार में क्या करते हैं? देवी देवताओं की पूजा के लिए अनुमति दे देते हैं। क्या करते हैं? देवी देवताओं की मूर्ति पूजा की अनुमति देते हैं। मूर्ति पूजा की अनुमति देते हैं, जब देते हैं। यही और एक कारण हो जाता है कि जब आदमी कह सकते हैं कि जब शासक इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, तो वो इतना हिंदू धर्म से क्यों लगाव रख रहा है कि जो उन्होंने अपने साम्राज्य में हिंदू धर्म से जो देवी देवता थे उनको मूर्ति पूजा का अधिकार देते हैं, जबकि इस्लाम के अभी तक जितने शासक होते हैं वे ऐसा नहीं करते हैं। इसी वजह से जो तुर्क लोग थे और इनका विरोध करने लगे। इसी वजह से ये नारा देने लगे, इस्लाम खतरे में है, या इस्लाम का ये शत्रु है। इस वजह से कहने लगते हैं। इसका अंत की बात की जाए तो इनका जो अंत होता है कैसे होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। इनकी मृत्यु के पश्चात कैसे कह सकते हैं, जो अगला वंश होगा दिल्ली सल्तनत पर, जो तीसरा वंश शासन करता है तुगलक वंश, वो कार्य करना प्रारंभ करेगा। देखते हैं इनके अंत के बारे में। इनका अंत होता है दीपालपुर का। किसका? दीपालपुर का इक़्तिदार। दीपालपुर का इक़्तिदार जो थे मलिक गाजी तुगलक। कौन थे? दीपालपुर का जो इक़्तिदार था मलिक गाजी तुगलक। मलिक गाजी तुगलक मलिक गाजी जो तुगलक था, इन्होंने इसकी हत्या कर देते। किसकी हत्या करते हैं? इनकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात कर देते हैं। जब इन्होंने जो दीपालपुर के शासक कह सकते हैं, दीपालपुर के जो इक़्तिदार थे, उन्होंने खुसरो शाह की हत्या कर देते हैं। कौन हत्या करता है? मलिक गाजी तुगलक जब इनकी हत्या कर देता है, तो उसके बाद उन्होंने जो अगला वंश की स्थापना करते हैं वह कौन होता है? अगले वंश की स्थापना करते हैं वो होता है तुगलक वंश। इस प्रकार देखा जाए तो जो खिलजी वंश था,
इस प्रकार खिलजी वंश का पतन होता है और जो अगला शासक दिल्ली पे कह सकते हैं कि अगला वंश जो शासन करना प्रारंभ करता है वह होता है तुगलक वंश होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।